हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। फॉरेन एक्सचेंज रेट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने तरह की होती है और वो कैसे ऑपरेट की जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम्स के अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। इसके साथ ही हमारी सारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब तक मैक्रो, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार मार्केट क्या होती है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ डील करते हैं। बायर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय करने के लिए आता है और सेलर अपनी गुड्स और सर्विसेज सेल करने के लिए आता है। तो मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बायर और सेलर के बीच में एक इंटरेक्शन होती है। बायर प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करता है और सेलर उनको सेल करता है। सिमिलरली, जैसे एक नॉर्मल मार्केट होती है गुड्स और सर्विसेज को परचेज और सेल करने के लिए, वैसे ही फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए भी एक मार्केट होती है। अब जैसे मान लो कि आपने अमेरिका में जाना है, वहाँ जाकर आपने इंजॉय करना है, होटल सर्विसेज यूज़ करनी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज़ करनी है, तो इन सभी के लिए इंडियन रुपीज़ तो अमेरिका में चलेंगे नहीं, आपको अमेरिकन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन वो अमेरिकन डॉलर्स आप एक्वायर कहाँ से करोगे? इन शॉर्ट, फॉरेन करेंसीज को एक्वायर करने के लिए एक मार्केट होती है, एक ऐसी मार्केट जहां पर डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को बाय और सेल किया जाता है। इन शॉर्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी मार्केट है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज को बाय और सेल किया जाता है। यानी ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर भी आएगा और सेलर भी आएगा, लेकिन यहां पर बायर और सेलर कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज करने नहीं आएगा, यहां पर वो करेंसीज को बाय और सेल करने आएगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉलर्स चाहिए तो डॉलर्स का जो सप्लायर होगा वो आपको डॉलर्स प्रोवाइड करेगा, बदले में आपको इंडियन रुपीस जो है वो डिपॉजिट करवाने होंगे। एक ऐसी मार्केट जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज बाय और सेल की जाती है, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। मार्केट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग। जैसे नॉर्मल मार्केट होती है गुड्स और सर्विसेज को बाय सेल करने के लिए, सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ऑल्सो अ मार्केट, बट इट इज अ मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर वर्ल्ड की बाकी सभी करेंसीज को बाय और सेल किया जाता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये मार्केट हर जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे नॉर्मल मार्केट्स होती हैं, आपके घर के बाहर एक बायर और एक सेलर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, डीलिंग कर रहे होते हैं, तो वो एक नॉर्मल मार्केट होती है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये नहीं है कि कहीं पर भी एग्जिस्ट करती होगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स एंड अदर अथोराइज्ड डीलर्स और मॉनेटरी अथॉरिटीज के थ्रू एग्जिस्ट करती है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी के, वो आरबीआई के पास रहते हैं। अगर आपको डॉलर्स चाहिए, पॉन्ड्स चाहिए, कोई भी करेंसी चाहिए, तो आरबीआई के थ्रू आपको मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरबीआई के हेडक्वार्टर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाओगे।
आरबीआई से फॉरेन करेंसी एक्वायर करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं और कुछ और ऑथोराइज्ड डीलर्स और मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो आरबीआई के साथ डील करती हैं आपके बिहाफ पर। यानी अगर आपको कोई भी करेंसी चाहिए तो आप डायरेक्टली आरबीआई के पास नहीं जाओगे, आपको एक इंटरमीडियरी रखना होगा। वो इंटरमीडियरी आपका कॉमर्शियल बैंक हो सकता है, कोई फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हो सकता है, या फिर एनी अदर डीलर जिसकी अथॉराइजेशन आरबीआई के द्वारा की गई है। एक ऐसी मार्केट जहां पर नेशनल करेंसीज ट्रेड की जाती हैं उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आरबीआई तो है ही इसमें, लेकिन आरबीआई के अलावा कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स एंड अदर डीलर्स जो अथॉराइज्ड किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। अब इतना तो क्लियर है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेन करेंसीज में डील करती है, बायर और सेलर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हेल्पफुल है, ताकि वर्ल्ड की कोई भी करेंसी जो आपको चाहिए वो आप इजीली एक्वायर कर सको। लेकिन इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफर फंक्शन। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप इंडिया में हो और आप कोई अमेरिकन प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, लेकिन अमेरिका का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपको रुपीस नहीं डॉलर्स चाहिए। वो डॉलर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपके इंडियन रुपीस अपने पास रख लेगी और बदले में आपको डॉलर्स दे देगी। फिर ये डॉलर्स के थ्रू आप अमेरिका को पेमेंट करोगे और प्रोडक्ट परचेज करके इंडिया में ले आओगे। यानी आपके पास परचेजिंग पावर नहीं थी, आप अमेरिका का प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते थे। कैसे कर पाए? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने आपको परचेज करने की पावर दी, परचेज करने की पावर ट्रांसफर की, डॉलर्स, तभी तो आप अमेरिका से परचेज कर पाए। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो परचेजिंग पावर ट्रांसफर करके आपको मदद करती है वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, बाय और सेल करने के लिए। इट इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर in terms of foreign exchange across different countries of the world. ट्रांसफर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसकी हेल्प से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको परचेजिंग पावर दे देती है और आप उसकी हेल्प से वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है क्रेडिट फंक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्रेडिट फंक्शन का मतलब होता है एक तरह से उधार फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो डायरेक्टली उधार प्रोवाइड तो नहीं करती है, लेकिन उधार अरेंज करने में, क्रेडिट अरेंज करने में एक बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करती है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप इंडिया में हो और आप अमेरिकन पर्सन के साथ डील करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो आपको डॉलर्स भी दे देगी, लेकिन एज अ पर्सन आप डॉलर अमेरिका को कब दोगे? जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तब, या फिर पहले पेमेंट करोगे और बाद में प्रोडक्ट का वेट करोगे? एज अ परचेजर मैं तो ये कहूँगा कि भाई जब मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट रिसीविंग होगी, जब मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा देन सेकेंड नंबर पे फिर मैं पेमेंट करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को तो रिस्क है, ये ना हो कि प्रोडक्ट आए ना और मेरी पेमेंट भी चली जाए। तो सेकेंड नंबर पे मैं डॉलर्स की पेमेंट कर दूंगा। एज अ रैशनल कंज्यूमर मेरा यही डिसीजन है। लेकिन भाई अमेरिका का बंदा क्या सोचेगा कि मेरे को पैसा मिला नहीं और पहले मैं गुड्स भेज दूं, यानी यहाँ पर बात अटक जाएगी। ये एक हर्डल है, ये एक मुश्किल है फॉरेन ट्रेड करने में, क्योंकि अमेरिका वाला बंदा सोचेगा कि मेरे को पैसे तो मिले नहीं, मैं प्रोडक्ट क्यों भेजूं। और इंडियन बंदा क्या सोचेगा, मेरे को तो प्रोडक्ट मिला नहीं तो मैं
डॉलर्स की पेमेंट अभी क्यों करूं? इन दैट सिचुएशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्रेडिट फंक्शन में मदद करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू आप बिल ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिटन गारंटी दी जाती है इंडियन पर्सन के द्वारा अमेरिकन बंदे को कि जब मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा तब मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। सो अमेरिकन बंदा एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडियन बंदे के साइन करवा के अपने पास रख लेगा। यानी अमेरिकन बंदे के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसके ऊपर इंडियन बंदे के साइन हैं, जिसके कारण अमेरिकन बंदे को भरोसा हो जाएगा कि भाई मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे, मैं गुड्स भेज देता हूं। तो अमेरिकन बंदे ने गुड्स भेज दिए। जब तक गुड्स नहीं मिले तब तक इंडियन बंदे ने पैसे नहीं दिए। प्रोडक्ट आ गया, इंडियन बंदे ने प्रोडक्ट चेक कर लिया, प्रोडक्ट को देख लिया, उसके बाद जाकर इंडियन बंदे ने अमेरिकन बंदे को फाइनल पेमेंट की। तब तक पेमेंट तो की ही नहीं गई, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिया गया था। यानी ये जो टाइम ड्यूरेशन था जिसके बीच में इंडियन बंदे ने अमेरिकन बंदे को पेमेंट नहीं की, वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? क्रेडिट पीरियड। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्रेडिट फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ये मार्केट की हेल्प से इंडियन बंदे को आसानी से क्रेडिट मिल गया। So it implies provision of credit in terms of foreign exchange for the export and import of goods and services across different countries of the world. Foreign exchange market एक ऐसी मार्केट है जो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऐसे ही लास्ट फंक्शन हमारे पास आता है हेडजिंग फंक्शन। हेडजिंग का मतलब होता है किसी को बचाना, प्रोटेक्ट करना, रिस्क को दूर करना। अब जैसे कि आपको पता है कि डॉलर्स का प्राइस कभी स्टेबल नहीं रहता है, कभी ये कम हो जाता है, कभी ये ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज इसमें चलता ही रहता है। सो ऐसे सिचुएशन में इंटरनेशनल ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लो एज अ इंडियन पर्सन आपने आज एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है और उस टाइम जो अमेरिकन डॉलर है वो 60 रुपीज़ का है, लेकिन आप पेमेंट जो है वो 3 महीने बाद करने वाले हो और 3 महीने बाद जो डॉलर है वो 80 रुपीज़ का हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में तो रिस्क है। डीलिंग हुई थी 60 रुपये डॉलर के हिसाब से, लेकिन आपको देने पड़े $80। तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए हेडजिंग फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो इंडियन पर्सन है वो अमेरिकन बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि भाई डीलिंग आज जो की गई है उसी के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। डीलिंग जो आज की गई है उसकी पेमेंट फ्यूचर में जो की जाएगी वो 60 के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, 80 के अकॉर्डिंग नहीं। तो रिस्क कवर करने का फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा बाय एंटरिंग इनटू अ लॉक पीरियड, बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज रेट जो है वो लॉक कर दिया जाता है। फ्यूचर की जो भी सप्लाईज होंगी वो इसी रेट पे डील की जाएंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे ऑपरेट की जाती है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए दो सेपरेट कैटेगरीज हमारे पास हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्पॉट मार्केट, जिसको हम करंट रेट मार्केट भी कहते हैं। इसका मतलब जिस रेट पे करंट डीलिंग की गई है उसी रेट पर इसकी फाइनल सेटलमेंट भी की जाएगी, इसमें कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन सेटल नहीं की जाती। सो जब आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी करेंसीज एक्सचेंज करवाने जाते हो, एट दैट टाइम जो भी डीलिंग की जाएगी, अगर आपने स्पॉट मार्केट को चूज किया है तो इसका मतलब है जो करंट ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी करंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको करंट पीरियड में ही डील किया जाएगा और जो करंट रेट चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी सेटलमेंट की जाएगी। यानी ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर कोई भी फ्यूचर डिलीवरीज को एंटर नहीं किया जाता। फ्यूचर की पेमेंट्स, फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर रेट, यहां पर कुछ भी मेजर नहीं किया जाता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ करंट डीलिंग ही की जाती है। जबकि दूसरी तरफ सेकेंड मार्केट हमारे पास है फॉरवर्ड मार्केट,
अब इसके नेम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर करंट और फ्यूचर दोनों डीलिंग्स की जाती हैं। यानी अगर आप चाहते हो कि करंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाए लेकिन इसकी पेमेंट और सेटलमेंट फ्यूचर में हो तो वो पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर में रिस्क भी होता है। करंट ट्रांजैक्शन अगर 60 रुपीज़ की थी, फ्यूचर में $80 का हो गया तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, हेडजिंग फंक्शन, जो भी हमने आपको परफॉर्म करके बताया। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके अपने ट्रांजैक्शन का जो पीरियड है वो लॉक कर सकते हो और अमाउंट, एक्सचेंज रेट लॉक कर सकते हो। सो फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर करंट और फ्यूचर दोनों डिलीवरीज को कंसीडर किया जाता है, दोनों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब जैसे कि हमने बताया, मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन जिस रेट पर एक्सचेंज किया जाता है उस रेट को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लो आपको $1 एक्वायर करने के लिए 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी आप 75 रुपीज़ दोगे तो बदले में आपको $1 मिलेगा। तो ये एक्सचेंज रेट है। दो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी का जो रेट होता है एक्सचेंज करने वाला, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। भैया आपने 75 रुपीज़ दिए ना $1 लेने के लिए, तो आपने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। अब यहां पर यह मत समझना कि एक्सचेंज ऑफ करेंसी जो है वो बार्टर सिस्टम का पार्ट है। ये बार्टर सिस्टम का पार्ट नहीं है। आपने $1 खरीदा है, परचेज किया है बाय पेइंग 75 रुपीज़, तो ये एक तरह से कमोडिटी है और ये आपकी पेमेंट है। ये डोमेस्टिक पेमेंट है और ये फॉरेन करेंसी की एक्विजिशन है। सो जिस रेट पर दो कंट्रीज की करेंसीज एक्सचेंज होती है उसी रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं या फिर एक्सचेंज रेट कहते हैं। सो यहां पर लिखा है द रेट ऑफ एक्सचेंज एट विच करेंसी ऑफ टू कंट्रीज कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर द करेंसी ऑफ फॉरेन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। भाई जिस रेट पर आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी पे करोगे और फॉरेन करेंसी एक्वायर करोगे, उस करेंसी के रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे। सो इट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। सो दो कंट्रीज के बीच में जो करेंसीज का एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। द रेट एट विच करेंसी ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सचेंज, जिस रेट पर दो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी एक्सचेंज होगी उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे। यहां पर 75 रुपीज़ देकर $1 मिला तो ये हमारा एक्सचेंज रेट है। सो ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। जिस रेट पर दो कंट्रीज की करेंसीज एक्सचेंज की जाती है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है? कैसे पता चलता है कि $1 लेने के लिए 75 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे? एक्सचेंज रेट कितने तरह का होता है, इसके सिस्टम कौन से हैं? सो सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 3 सिस्टम्स हैं एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके सब कॉम्पोनेंट्स हैं 3। सेकेंड हमारे पास है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और थर्ड हमारे पास है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आज के सेशन में हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को हो जाए, आपको हो जाए और हमें भी हो जाए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पर करेंसी को एक्वायर करने के लिए जो रेट है वो फिक्स कर दिया जाता है, जो कभी चेंज नहीं होता है, स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, रिजिड रहता है और वो चेंज नहीं करता। इसमें पहला सिस्टम हमारे पास आता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब जैसे कि आपको पता है इंडियन रुपीस अमेरिका में यूजफुल नहीं है, अमेरिकन डॉलर्स
इंडिया में यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी करेंसी खुद बना रखी है जो वहाँ पर ही चलती है, दूसरी कंट्रीज़ में उसका कोई यूज़ नहीं होता। सो इसका मतलब अगर हम अमेरिका के बंदे को ये कहें कि इंडियन रुपीज़ ले लो, बदले में अपना प्रोडक्ट दे दो, तो प्रोडक्ट तो हम यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अमेरिका का जो बंदा है वो रुपीज़ का क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका में रुपीज़ तो चलेंगे नहीं। इसका मतलब एक्सचेंज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो एट दैट टाइम हमें कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी, कोई ऐसा प्रीशियस मेटल चाहिए था जिसको हर बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी कंट्री में उसको यूज़ किया जा सकता है और उसकी एक वैल्यू भी है। सो गोल्ड एक ऐसा प्रीशियस मेटल था जिसकी वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, जिसकी यूसेज थी और इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता था। सो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम था जिसमें करेंसी की वैल्यू गोल्ड के रूप में फिक्स की गई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको अमेरिकन बंदे से $20 का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको गोल्ड देना पड़ता था, और वो गोल्ड कितना देना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा फिक्स्ड रेट के ऊपर। अमेरिका ने बोला कि भाई अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, अगर हमें $20 का प्रोडक्ट चाहिए तो हमें कितना गोल्ड देना पड़ेगा? $20 इंटू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी हमें नियर अबाउट 40 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा। 40 ग्राम्स ऑफ गोल्ड अगर हम देंगे तो हमें $20 का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के साथ डील करना चाहते हैं तो उसमें आपको गोल्ड यूज़ करना पड़ेगा। मान लो आप रशिया के साथ डील करना चाहते हो तो रशिया की जो भी करेंसी है, फिर रशिया बताएगा कि आपको कितने ग्राम्स ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेने के लिए। यानी इन शॉर्ट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम था जिसमें करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड कर दी गई थी अकॉर्डिंग टू द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रीशियस मेटल है जिसकी वैल्यूएशन हर कंट्री में थी और इसको हर जगह एक्सेप्ट भी किया जाता था। सो गोल्ड को यूज़ किया जाता है एज अ बेस। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी वैल्यू खुद फिक्स करनी है। जैसे अमेरिका ने बताया ना, $1 के लिए 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ऐसे ही अगर आपको 1 पॉन्ड चाहिए तो आपको 3 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा। ये सिर्फ एजम्पशन है, रियलिटी नहीं। सो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में गोल्ड को यूज़ किया जाता था एज अ वैल्यू, एज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड बेस, ताकि करेंसीज एक्सचेंज की जा सके, इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सके। हेंस द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं, इसको हम रिजिड स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता था। जो वैल्यू एक बार फिक्स कर दी गई उसी को यूज़ किया जाता था। सो ऐसे ही फिक्स्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में सेकेंड हमारे पास आता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको हम एडजस्टेड पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें जो गोल्ड है यूज़ किया जाता है एज अ बेस फॉर एक्सचेंज सिस्टम, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं। और इसमें होता क्या है, हम एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। आप इंडिया में रहते हो, आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप चाइनीज करेंसी एक्वायर करने के लिए गोल्ड दे सकते हो। दूसरी तरफ आपको रशिया से भी कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप रशिया की करेंसी या रशिया का प्रोडक्ट लेने के लिए आप गोल्ड दे सकते हो। लेकिन वो तो गोल्ड सिस्टम में था। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या हुआ, जो अमेरिकन करेंसी है वो फिक्स कर दी गई। यानी आप अमेरिका का डॉलर लो, अमेरिका को गोल्ड दो, आपके पास जो डॉलर आएंगे वो वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंट्री को दे सकते हो। आप रशिया से कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, अमेरिकन डॉलर्स दो, आपको रशिया से प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप चाइना के साथ डीलिंग करना चाहते हो, अमेरिकन डॉलर्स दो,
रशिया, चाइना दोनों से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी अमेरिका एक सुपर पावर थी और है। इसकी करेंसी वर्ल्ड फेमस थी, हर जगह इसकी डिमांड थी, इसलिए अमेरिकन करेंसी को एक फिक्स्ड वैल्यू अलॉट कर दी गई। यानी अगर आपको $1 चाहिए तो आपको फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा। तो आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दो, आपको $1 मिल जाएगा। इस डॉलर को आप रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल कहीं पर भी चला सकते हो। तो ये थोड़ा एडजस्टेड था, क्योंकि गोल्ड सिस्टम में क्या होता था, हर कंट्री के साथ डील करने के लिए आपको उसी को डॉलर देना पड़ता था, उसी को गोल्ड देना पड़ता था। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था, आपको अगर चाइना के साथ डील करना है, चाइना को गोल्ड दो, चाइना से प्रोडक्ट लो। रशिया से डील करना है तो रशिया को गोल्ड दो, रशिया से प्रोडक्ट लो। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया गया है ब्रेटन वुड्स सिस्टम में। आप अमेरिकन डॉलर एक बार ले लो, जितना चाहिए एक बार ले लो, उसके बाद उस अमेरिकन डॉलर को आप रशिया, चाइना, इंडोनेशिया किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अमेरिकन डॉलर्स की डिमांड ही इतनी है कि रशिया भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, चाइना भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो इन शॉर्ट, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में हम यूज तो गोल्ड ही करते हैं। अमेरिकन डॉलर लेने के लिए हमें देना तो गोल्ड ही पड़ेगा, लेकिन इस डॉलर को हम आगे किसी भी कंट्री के साथ यूज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा एडजस्टेबल है। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि अमेरिकन डॉलर्स को ही हमने क्यों यूज किया, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर थी और है, और क्योंकि ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ब्रेटन वुड के द्वारा डेवलप किया गया था। और ब्रेटन वुड एक अमेरिकन बंदा था, इसलिए उसने अमेरिकन डॉलर को ही ज्यादा वैल्यू दी। सो लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में भी हम गोल्ड ही यूज करते हैं, लेकिन विद सम एडजस्टमेंट्स। इसमें होता क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज को हम एक वैल्यू के साथ, यूएस डॉलर के साथ रिलेट कर देते हैं। आप यूएस डॉलर एक्वायर करो गोल्ड देकर, फिर उस यूएस डॉलर को आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के साथ डील कर सकते हो। सो ये एक एडजस्टेड सिस्टम है एज कंपेयर टू गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। लास्ट हमारे पास है फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि अब गोल्ड को हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि गोल्ड की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। हर कंट्री के पास गोल्ड नहीं है, तो जिस कंट्री के पास गोल्ड नहीं है तो क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी? क्या उसको अधिकार नहीं है अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को अपग्रेड करने का, ग्लोबल लेवल पर लेकर जाने का? क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में जिस कंट्री के पास गोल्ड नहीं है वो डील नहीं कर पाती थी, इसलिए वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आया फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, आप करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी अगर आप कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो सिंपल है, आप रुपीज पे करोगे आरबीआई को, आरबीआई के पास जो डॉलर्स में रिजर्व पड़े हुए हैं वो अमेरिका को दे देगा, और अमेरिका को जब डॉलर्स मिल जाएंगे तो वो आपको प्रोडक्ट दे देगा। यानी अब गोल्ड की बजाय हम एक्चुअल करेंसीज को यूज करने लगे हैं। एज अ इंडियन पर्सन आप रुपीज दोगे आरबीआई को, आरबीआई डॉलर्स की पेमेंट जितनी बनती होगी अमेरिका को करेगा, और अमेरिका आपको प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन ये है फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है, जो करेंसी की वैल्यू है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन गवर्नमेंट कहेगी कि अगर आपको $1 का प्रोडक्ट चाहिए तो आपको 55 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको $1 का प्रोडक्ट मिलेगा। यानी इसमें हमारी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। जिस कंट्री से हमने डील करना है वो कंट्री अपने आप बताएगी कि हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी है। जैसे हमने अमेरिका के साथ डील करना है ना, तो अमेरिकन करेंसी कितने की मिलेगी ये अमेरिका की गवर्नमेंट बता रही है हमें, 55 रुपीज़ की। सो इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार इंडियन गवर्नमेंट इस वैल्यू को चेंज कर सकती है, फोर्सफुली चेंज कर सकती है। कैसे?
सो फर्स्ट हमारे पास है डिवैल्यूएशन, यानी जो करेंसी की वैल्यू अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है उसको अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज कर सकती है विद द इंटरफेरेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जैसे मान लो कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने $1 की वैल्यू बहुत कम रखी है, 40 रुपीज़। अब ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिकन डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो हमारे कंट्री के लोग इंपोर्ट करना बढ़ा देंगे और एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे, क्योंकि भाई अगर डॉलर सस्ता मिलने लगेगा तो फिर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, जो हमारी इकोनॉमी के लिए सही बात नहीं है। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड रह जाएंगे, और अगर हम एक्सपोर्ट कम कर देंगे तो हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स आना बंद हो जाएंगे। इन दैट सिचुएशन हमारी इंडियन गवर्नमेंट फोर्सफुली डॉलर को महंगा कर सकती है, यानी उसकी डिवैल्यूएशन कर सकती है। कैसे? अगर हमारी गवर्नमेंट इंडिया में डॉलर्स की सप्लाई कम कर दे, मतलब डॉलर्स जो है वो मार्केट में देना बंद कर दे, सारे रिजर्व्स अपने पास रख ले, आरबीआई को रिजर्व करने को कह दे और मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई कम कर दे, तो आपको तो पता है जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती है तो मार्केट में वो महंगा हो जाता है। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, अब डॉलर्स को आरबीआई ने अपने पास रखा हुआ है, मार्केट में वो दे नहीं रही है, इसका मतलब मार्केट में डॉलर्स की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और जब डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो डॉलर्स धीरे धीरे महंगे होने लग जाएंगे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट इसको 50, 60, 70 कुछ भी बना सकती है, क्योंकि डॉलर्स की कमी है मार्केट में। सो इसको हम कहते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देना डेलिब्रेटली, जानबूझकर, बाय द गवर्नमेंट, ताकि हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। डिवैल्यूएशन में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। पहले $1 अगर 40 का मिलता था, अब $1 70 का मिलेगा। डॉलर महंगा होने के कारण हम अपने इंपोर्ट्स कम कर देंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। सो इंपोर्ट्स कम करने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए यूएस डॉलर की वैल्यू को राइज किया जा सकता है, और जब यूएस डॉलर की वैल्यू 40 से 70 हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिवैल्यूएशन। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट खुद जानबूझकर डॉलर को महंगा करती है। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिवैल्यूएशन भी कर सकती है। मान लो एक यूएस डॉलर जो है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, 70 रुपये का। अब ऐसी सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी के लिए ये फिर बर्बादी होगी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसे सिचुएशन में अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई को बढ़ा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई को कहेगी कि भाई मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई इंक्रीज कर दी जाए। और आपको तो पता है जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, उसकी शॉर्टेज नहीं होती बल्कि वो एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका प्राइस कम होने लगता है। सो इस सिचुएशन में धीरे धीरे डॉलर्स की वैल्यू जो है वो कम होने लग जाएगी। सो अगर एक यूएस डॉलर पहले 70 का था, अब वो 40 का हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन। और इसमें हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर्स की वैल्यू कम हो रही है। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने जानबूझकर डेलिब्रेटली एक्सचेंज रेट को कम किया है ताकि हमारी करेंसी थोड़ी बढ़ सके। सो इसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। इसी के ऊपर बेस्ड अब हम कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। लेकिन भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स हमें मोटिवेट करते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। सो डू लाइक, शेयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज नॉन एज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सचेंज रेट। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू एडजस्टेबल पेग सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ exchange rate, different currencies were pegged to one currency, that is US dollar,
US dollar was assigned gold value at a fixed price. Parity between two currencies was determined by the quantity of gold contained in them. All of this. So इसका करेक्ट आंसर है all of this, क्योंकि पेग्ड सिस्टम में US डॉलर को ही हम बेस यूज करते हैं, गोल्ड वैल्यूज को असाइन की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी कंट्रीज के साथ डील करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर विच सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, क्योंकि उसी में हम गोल्ड को यूज करते हैं, ब्रिटून में भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं है, तो गोल्ड लिखा है तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ही सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द फॉलोइंग which is the most rigid exchange rate system which does not allow any adjustment in the exchange rate? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, क्योंकि यही वो सिस्टम है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये रिजिड सिस्टम है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज। ऑब्वियसली जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है उसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ही कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकेम्स इक्वल्स टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जहां पर डिमांड और सप्लाई की हेल्प से हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं उसको फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, फ्री मार्केट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, पार वैल्यू एक्सचेंज रेट कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। कमेंट करके उनका आंसर ज़रूर बताइएगा, अगर कमेंट में आपका आंसर सही होगा तो हम आपके आंसर्स को लाइक और हार्ट ज़रूर देंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है एजर्शन, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। तो आपका एजर्शन यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि भाई जब मार्केट में डॉलर महंगा हो जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है ना। कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम ही होती है, तो वो कभी भी सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स है। जब आपका एजर्शन फॉल्स होता है तो आपको रीज़न पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न आपका ट्रू ही होगा। सो इस सिचुएशन में आपको डी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एजर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। सो ऐसे ही सेकेंड हमारे पास है एजर्शन, मेक इन इंडिया कैंपेन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि मेक इन इंडिया एक ऐसा कैंपेन था जिसके थ्रू इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जाए, इसके ऊपर जोर दिया गया था। अब भाई जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा तो इसका मतलब हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम तो इम्पोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, या पहले के कंपैरिजन में कम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर्स की डिमांड कम हो जाएगी। जब डॉलर्स की डिमांड कम हो जाएगी तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए ही नहीं, तो फिर उसकी एक्सचेंज रेट भी कम होनी चाहिए। तो ये गलत दे रखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा नहीं, कम होगा। सो जब एजर्शन आपका फॉल्स होता है, इन दैट सिचुएशन बिना कुछ सोचे आपको डी ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका एजर्शन अगर फॉल्स है तो रीजन तो ट्रू ही होगा। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज improves the trade deficit of the country। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट का इनफ्लो आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अमेरिकन डॉलर्स का रिजर्व आता है, तो इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट करेक्ट होगा ऑब्वियसली। बाकी के 2 क्वेश्चन जो हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पर, और आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो थर्ड क्वेश्चन, और लास्ट में हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट के फर्स्ट टॉपिक को कवर किया, जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा मेन टॉपिक था। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट हमें भी हो जाए।